हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। और यहाँ पे अपन लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज और उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जीआईएस, जीपीएस, इन सभी के क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस कर रहे थे और इसी को आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र मापनी कृषि समुदाय, ये कृषि समुदाय के लिए पूछी गई है। इसके भूदृश्य में भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी कौन सी मापनी, यहाँ पे बढ़िया उपयोगी होगी, जो कि कृषि के लिए पूछी गई है, एक छोटे क्षेत्र के लिए पूछी गई है। 1:3 लाख की, या फिर 1:10 लाख की, सॉरी 30 लाख है यहाँ पे, 1:10,000 या फिर 1:1,25,000, कौन सी मापनी यहाँ पे सुइटेबल होगी, आप लोग आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे छोटा क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो मापनी होगी वो 1:10,000 की मापनी सुइटेबल मानी जाती है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, 1:10,000 मापनी कृषि समुदाय के भूदृश्यों में भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करने पर सबसे अधिक उपयोगी होगी, यानी कि हम छोटी छोटी इसमें चीज़ों को भी ऐड कर लेंगे। मापनी के आधार पर मानचित्रों को बृहद मापनी, लघु मापनी में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार बृहद मापनी मानचित्र को भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, लघु मापनी वाले मानचित्र को भित्ति मानचित्र एवं एटलिस्ट मानचित्र कहा जाता है। मापनी 2 तरह की होती हैं, बृहद मापनी, लघु मापनी। और इसमें भी आपकी जो बृहद मापनी है, बृहद मापनी में आपके दो मानचित्र आते हैं, जिसमें आपका पहला हो जाएगा भूसंपत्ति मानचित्र और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे स्थलाकृतिक मानचित्र। और जो लघु मापनी है, जिसका स्केल जो हर होता है वो कम होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र, ठीक है। इसमें ज़्यादा दूरी कवर कर ली जाती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था। 1904 में, 1884 में, 1917 में या फिर 1894 में, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट से। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसका निर्धारण जो किया गया था वो आपके 1884 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था इसका, ये आपका जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पे जगह है वाशिंगटन डीसी। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का आयोजन हुआ था, जिसमें 15 देशांतर 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, यानी कि जब आप 15 डिग्री देशांतर पार कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटा आगे पहुंच जाओगे। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि 180 देशांतर के सहारे जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का नेक्स्ट, उच्च स्थानिक विभेदन के संदर्भ में उपग्रह संवेदकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही आरोही क्रम पूछा गया है यहाँ पे आप लोगों से। यहाँ पे लैंडसेट का आरबीबी दिया गया है, लैंडसेट का टीएम, आईआरएस-सी का एलआईएस सेकंड एवं यहाँ पे इकोनोस सेकंड का पीएएन। नीचे यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, उनका आप लोगों को चयन करना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। पहले इनको आरोही क्रम में लगा लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा वो आप लोगों का हो जाएगा लैंडसेट का आरबीबी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। फिर इससे कम में आप लोगों का आईआरएस होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आईआरएस 1C का LIS सेकंड, ये आपका C हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए ए के बाद में C। अब इसके बाद में आप लोगों का जो इससे आरोही क्रम में पहुँचेगा वो हो जाएगा आपका लैंडसेट TM हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद में आपका इकोनोस का PAN हो जाएगा, यहाँ पे आपका D हो जाएगा। ACBD आपका जो ऑप्शंस है देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा है ACBD, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे इसकी व्याख्या।
ये दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीआईएस पर आधारित मानचित्र को निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? अद्यतन, संपादित, प्रदर्शित या फिर गूगल वेब पोर्टल पर देखा जा सकता है। बताइए क्या किया जा सकता है? इसमें ऑप्शंस आप लोगों के नीचे दिए गए हैं। केवल ए और बी सही है, केवल बी, सी और डी सही है, केवल ए, बी, सी सही है या फिर चारों सही हैं। तो बताइए क्या किया जा सकता है? आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। जो जीआईएस पर आधारित मानचित्र है उसको निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, उसको अद्यतन भी किया जा सकता है, संपादित भी किया जा सकता है, प्रदर्शित भी किया जा सकता है और गूगल वेब पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। चारों ही ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए अभी पूछा गया है, न्यू क्वेश्चन है आप लोगों का। यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया है, फिर उसके जस्ट बाद दिसंबर के बाद में सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है 2021 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट बन गया कि नहीं? और ये आप लोगों के लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। क्लार्क हैं, इनके अनुसार भौगोलिक सूचना तंत्र किसी संगठन में स्थानिक आंकड़ों की प्राप्ति, भंडारण, विश्लेषण और किसी प्रस्तुतिकरण का कंप्यूटर आधारित क्या है? तंत्र है। ये बात किसकी कर रहा है? जीआईएस की बात कर रहा है। भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से मानचित्र को अद्यतन, संपादित, प्रदर्शित और गूगल वेब पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। यह एक सूचना विज्ञान है जो स्थान आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण के संबंध से स्थापित करता है। इस प्रकार जो विभिन्न प्रतिमान द्वारा स्थानिक सूचनाओं का कंप्यूटर आधारित चित्रण किया गया जाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र में दो प्रकार के आंकड़े प्रतिमान अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है आप लोगों का रास्टर डाटा और दूसरा होता है यहाँ पे आप लोगों का वेक्टर डाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर सूची 1 के साथ में सूची 2 को मिलाना है। स्पेक्ट्रम दिए गए हैं, उनके एप्लीकेशंस दिए गए हैं। नीला, हरा, लाल एवं तापीय दिया गया है। वनस्पति दबाव विश्लेषण, वनस्पति से मृदा विभेद करना, समुद्र तट का मानचित्रण करना एवं वनस्पति विभेदीकरण करना। तो यहाँ पे देखिए कलर के अनुसार अपन लोगों को यहाँ पर डिवाइड करना है इनका। तो जो नीला होता है, नीले से क्या होता है? यहाँ पे समुद्र तट का मानचित्रण होगा। ठीक है, जो हरा है, हरा से क्या होगा? वनस्पति का विभेदीकरण करना। लाल है, लाल संबंधित हो जाएगा मृदा से। और जो आपका तापीय हो जाएगा ये दबाव विश्लेषण से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी न्यू क्वेश्चन है, एक साथ रिपीट हुआ है। देखिए 2020 में भी आया है, उसके बाद में 2021 में भी आया है। आगे बढ़िए। कई दिन से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे लगा नॉर्मल फीवर है, मैं चलती जाऊंगी, करती रही अपना, लेकिन अभी जब टेस्ट कराया तो उसमें डेंगू था। ब्लड बिल्कुल 4 पॉइंट रह गया, तो एनर्जी थोड़ी कम है, पर कोई नहीं, मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, सोती सोती सी आवाज़ लग रही होगी आप लोगों को, पर मैं सो नहीं रही हूँ, मैं आराम आराम से ही बोल रही हूँ। असमानताओं के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली 45 डिग्री के समान वितरण रेखा क्या कहलाता है? विकीर्ण आरेख, लॉरेंज वक्र, आयत या फिर अजायब वक्र, या फिर इसको अजायब वक्र भी बोला जाता है। सेम क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यूजीसी नेट 2020 में 21 में, यहाँ से ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जीआईएस के ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लोग इनको करके जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो असमानताओं को दिखा रहा है वो क्या होता है? लॉरेंज कर्व होता है या फिर लॉरेंज वक्र होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। असमानताओं के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली 45 डिग्री की समान वितरण रेखा को लॉरेंज वक्र कहते हैं।
लोरेंज वक्र आय में असमानता का चित्र में वर्णन करता है। इसे एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था मैक्स ओ लोरेंज, उनके द्वारा 1905 में। डेट याद रख लेना, कभी कभार पूछ सकते हैं, ठीक है, जब वो दिमाग घूमता है इन लोगों का तो एक आध क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं। तो ये कब किया गया था? 1905 में। यह ग्राफ क्षैतिज अक्ष पर जनसंख्या तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आय को दर्शाता है। इस तरीके से ये यहाँ पे जनसंख्या होती है और यहाँ पे उनकी इनकम होती है, ठीक है। आयत चित्र हिस्टोग्राम साधारण बारंबारता बंटन को प्रस्तुत करने का सबसे सरल माध्यम है और इसमें प्रत्येक वर्ग के लिए एक लंबवत आयत या फिर स्तंभ बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल संगत बारंबारता का समानुपाती होता है। ये बात किसकी कर रहा है? आयत चित्र की या फिर हिस्टोग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मौसम विज्ञान संबंधी ये भी देखिए क्वेश्चन आप लोगों का जून में भी पूछा गया है और आप लोगों का दिसंबर में भी पूछा गया है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह था, कौन सा था? TRM या फिर आपका TIROS फर्स्ट, MODIS या फिर NOAA। कौन सा था यहाँ पे मौसम विज्ञान संबंधी पहला उपग्रह? कीजिए आंसर क्या होगा इसका? तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मौसम विज्ञान संबंधी सबसे पहला जो उपग्रह था वो TIROS फर्स्ट था, टेरोस फर्स्ट भी बोल सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, नेक्स्ट पेज में दी गई है। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 1960 में प्रथम सफल मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था टेरोस फर्स्ट, इसको बोला जाता है। क्योंकि उपग्रह की एक नई तकनीक था इसलिए टेरोस फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, टेलीविज़न एंड इंफ्रारेड ऑपरेशनल सैटेलाइट, ठीक है। कार्यक्रम ने अंतरिक्षयान के लिए विभिन्न डिजाइन मुद्दों को इनका परीक्षण किया, जैसे उपकरण, डेटा, परिचालन पैरामीटर एवं टेरोस फर्स्ट कार्यक्रम की पहली प्राथमिकता मौसम संबंधी उपग्रह सूचना प्रणाली का विकास था। नोआ, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्या है? एक अमेरिकी वैज्ञानिक एवं नियामक एजेंसी है जो मौसम की भविष्यवाणी करती है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लें जिससे आपको दिखाई दे। चलिए आगे स्क्रॉल कर लेंगे। GIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को संगत प्रारूप में एकीकृत किया जाता है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है क्या यदि व्हाट इफ परिदृश्यों को स्पष्ट रूप से इसमें देखा जा सकता है। सी ऑप्शन में वेक्टर डेटाबेस से ग्रिड सेल्स के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों को स्टोर किया जाता है। या फिर एट्रीब्यूट डाटा विशेषताओं के वर्णनात्मक आंकड़े होते हैं। बताइए, आप लोग ने देख लिए होंगे सभी ऑप्शंस, क्या सही है? यहाँ पे इनके ऑप्शंस देख लीजिए, नीचे क्या क्या दिया गया है। केवल ए, केवल बी, केवल सी, केवल डी। फिर से वही है, आप लोगों का दिसंबर 2020 में पूछा गया है, जून 2021 में पूछा गया है। बताइए इसमें क्या ऑप्शन आप लोग सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा, सही नहीं है पूछा गया है, तो ये बात कर रहा है जो वेक्टर डेटाबेस है इसमें ग्रिड सेल्स के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों को स्टोर किया जा सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत है, बाकी के सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो जो सही होगा वो सी हो जाएगा। सी का सी में ही दिया गया है, कभी कभी ऐसा होता है इनके यहाँ के ऑप्शन बदल दिए जाते हैं। व्याख्या देख लीजिए इसकी। इसमें क्लार्क के अनुसार भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसमें अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? आंकड़ों की प्राप्ति हो सकती है, भंडारण हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है। ये क्या है? कंप्यूटर आधारित तंत्र है। इस प्रकार GIS द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को संगत प्रारूप में एकीकृत किया जा सकता है। क्या यदि, यानी कि व्हाट इफ परिदृश्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एट्रीब्यूट डाटा विशेषताओं के वर्णनात्मक आंकड़े होते हैं।
भौगोलिक सूचना तंत्र के 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से 5 तत्व होते हैं इनको भी देख लीजिए। यहाँ पे है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइववेयर एवं आपका आंकड़ा आधार। 5वां आप लोगों का ढांचागत संगठन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका गलत था, बाकी के सभी राइट हो जाएंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्र को बड़े से छोटे मापक के क्रम में व्यवस्थित करना है। मापक के क्रम में यहाँ से पूछा गया है, तो चलिए इनको व्यवस्थित कर लीजिए। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का। सबसे पहले यहाँ पे भूखर मानचित्र दिया गया है, दूसरे पे आपका स्थलाकृतिक मानचित्र दिया गया है, फिर आपका दीवार मानचित्र, उसके बाद में ग्लोब मानचित्र दिया गया है। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये पहले से ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। यहाँ पे अपन लोगों को फेरबदल नहीं करना है, अपनी चतुराई नहीं फैलानी है। सबसे पहले आपका भूखर मानचित्र होगा मापनी के आधार पर, उसके बाद में उससे बड़ा आपका स्थलाकृतिक मानचित्र हो जाएगा, उसके बाद में दीवार मानचित्र और सबसे एंड में आपका ग्लोब आता है। ठीक है, ABCD जहाँ पे हो उसको करेक्ट कर लेना और चुप्पी आगे बढ़ जाना। ये भी आप लोगों का पूछा गया है दोनों शिफ्ट में, दिसंबर 2020 में भी, जून 2021 में भी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है। इसकी व्याख्या में मानचित्र को बड़े से छोटे मापक पर भूखर मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवार मानचित्र एवं ग्लोब में व्यवस्थित करते हैं। पूरे देश के तत्कालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना के साथ में किया गया, जिसके चरम बिंदु के रूप में 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बन करके तैयार हुआ। तो कब बना था अपना मानचित्र? 1785 में बना था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। चलिए फिर से आपका वही क्वेश्चन, दिसंबर 2020, जून 2021। किसी भी विषयक नक्शा में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग घटनाओं की मौजूदगी, इसकी स्थानिक प्रतिरूप, वितरण एवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है? सममान रेखा मैपिंग, आइसोलाइन मैपिंग, कोरोप्लेथ मैपिंग या फिर बिंदु विधि मैपिंग। कौन सा होगा यहाँ पे? आंसर कीजिए, फटाफट से कीजिए, आप लोग जल्दी कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका बात किसकी कर रहा है, ये घटनाओं की मौजूदगी, इसकी स्थानिक प्रतिरूप, वितरण एवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो वो आपका बिंदु विधि मैपिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। किसी भी विषयक नक्शा में बिंदु विधि जो मैपिंग होती है, इसका उपयोग घटनाओं की मौजूदगी, इसकी स्थानिक प्रतिरूप, वितरण एवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जो सममान रेखा मानचित्र होता है, इसमें किसी वस्तु के समान मूल्य या फिर घनत्व वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। जो कोरोप्लेथ है, इसमें भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या, प्रतिशत मूल्य जैसे कि जनसंख्या को प्रति वर्ग किलोमीटर में घनत्व में प्रदर्शित किया जाता है, तो वो आपका कोरोप्लेथ मैप होता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर मास्टर्स किया होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने ये मैप बनाए होंगे जब आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि बिंदु विधि कहाँ पे यूज हुआ था और जो कोरोप्लेथ है वो कहाँ पे यूज हुआ था, हम लोगों ने बनाया हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कथन 1 कथन 2 में दिया गया है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि फोटोग्राफ मूलतः एनालॉग रूप में तैयार होते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो इमेज होते हैं ये डिजिटल रूप में तैयार होते हैं। तो कहाँ तक ये सही है बताइए आप लोग? तो दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे कि जो फोटोग्राफ होते हैं ये एनालॉग फॉर्म में तैयार होते हैं और जो इमेज होती हैं वो डिजिटल रूप में तैयार होती हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन पूछा गया है दोनों शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है? वर्णमात्री विधि में, सममान रेखा विधि में, वर्ण वणिकता विधि में या फिर वर्ण प्रतीकी विधि में? किस में किया जाता है अंतर्वेशन का प्रयोग? बताइए आप लोग, अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है सममान रेखा विधि में। बी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। क्या है सम्मान रेखा विधि? अभी भी अपन लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आगे भी इसमें दिया गया है। क्या हो रहा है ये? चलिए, सम्मान रेखा विधि मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या फिर घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, इनको सम्मान रेखा विधि कहते हैं। जैसे कि समधाव रेखाएं हो जाएंगी, समवर्षा रेखाएं हैं, समताप रेखाएं हैं, समोच्च रेखाएं हैं, समलवण रेखाएं हैं आदि भिन्न भिन्न प्रकार की सम्मान रेखाएं होती हैं। सम्मान रेखा विधि का प्रयोग जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवन वेग, इन सब के वितरण को दिखाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लवणता का वितरण है, भूकंपों के प्रभाव क्षेत्र हैं, किसी निश्चित स्थान से अन्य स्थान को जाने लगने वाले समय हैं, इनको भी सम्मान रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। सम्मान रेखा के अंतर्गत अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय उपग्रह भू निरीक्षण उपग्रह 3 EOS 3 जो एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, कब प्रक्षेपित किया गया था? 28 फरवरी 2021 को, 3 मार्च 2021 को, 18 अगस्त 2021 को या फिर 11 दिसंबर 2021 को? कब इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका जो भारतीय उपग्रह की बात कर रहा है, ये प्रक्षेपित किया गया था 12 अगस्त 2021 को। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या। भारतीय उपग्रह भू निरीक्षण उपग्रह 3 जो एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, जिसको इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F10 रॉकेट के द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन मिशन पूरा होने से 10 सेकंड पहले ही क्या हुआ? तकनीकी खराबी के कारण मिशन जो था वो फेल हो गया। आगे देखिए यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन। भू अवलोकन भू निरीक्षण का एक केंद्रीय पहलू है जो आंकड़ों को अर्जित करता है। भू अवलोकन हमारे ग्रह पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं ज्यामितीय विशेषताओं के बारे में सूचनाओं को एकत्र कर हमें प्राकृतिक एवं सांसारिक पर्यावरण के परिवर्तनों के स्तर पर प्रबोधन या फिर रिकॉर्ड करने में सहायता प्राप्त करता है। जो पृथ्वी अवलोकन है उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है जिसे अपने कक्षा से पृथ्वी के अवलोकन के लिए इस्तेमाल या फिर डिज़ाइन किया गया है। इसमें जासूसी उपग्रह, पर्यावरणीय निगरानी, मौसम विज्ञान, कार्टोग्राफी, ये सभी उपग्रह शामिल हैं। इन उपग्रहों का उपयोग सैन्य तथा गैर सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें अवशोषण एवं रीजन के रूप में दिया गया है। पहला कथन है यहाँ पे, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानीय महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित होते हैं। ठीक है, रीजन इसमें दिया गया है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानीय आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु जो आर है ए की सही से व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, या फिर आर सही है, ए गलत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे अभी कथन दिया गया है उसके हिसाब से देखिए, जो सुदूर संवेदन है एक भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानीय महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित होते हैं। ये सही हो जाएगा आप लोगों का। रीजन इसमें सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रीजन भी सही दिया गया है यहाँ पे। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और इनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। ठीक है, नीचे यहाँ पे व्याख्या दी गई है, उसको देख लीजिए।
सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानीय महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि जो सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना सूचना तंत्र दोनों ही स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सुदूर संवेदन का अर्थ किसी दूर स्थित घटना, वस्तु या फिर धरातल के बारे में सूचनाओं आंकड़ों से प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तरंग दैर्घ्य के पराबैंगनी से लेकर के रेडियो प्रभाव तक आंकड़े को स्पष्ट करने की व्यवहार्यता या फिर अभ्यास को सुदूर संवेदन कहते हैं। जब क्या होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको पराबैंगनी से वापस जब रेडियो के पास तक आती है, उनको जो आंकड़े स्पष्ट होते हैं वो कौन करता है? सुदूर संवेदन करता है। ठीक है, जब आप टेलीफोन वगैरह यूज़ करते हैं वो आपकी तरंग दैर्घ्य कहाँ तक जाती हैं? आपको पता होगा आयन मंडल तक वो पहुंचती हैं, वहाँ से वापस होकर आपको फीडबैक देती हैं। ठीक है, हम संवेदक पर अंकित परावर्तित प्रकाश के आवेशों के विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात प्राप्त आंकड़ों तथा प्रतिबिंबों के माध्यम से किसी भी स्थान, घटना या फिर वस्तु के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे और भी दिया गया है, इसकी व्याख्या काफ़ी बड़ी है, चलिए इसको भी देख लीजिए। जीआईएस कंप्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा वास्तविक संसार या फिर पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों या सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण आदि को प्रदर्शित किया जाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र आंकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित होता है तथा इसके आंकड़े के कई स्रोत वे स्वरूप होते हैं जिसका संबंध किसी स्थान या फिर समय विशेष पर घटित घटना एवं प्रत्यक्ष भूधरातली दशाओं में होता है। स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, कारण भी उनका दिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वर्णक्रम सुदूर संवेदन तकनीक में निर्वनीकरण का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तापीय अवरक्त, दृश्य वर्णक्रम 0.5 म्यू, दृश्य वर्णक्रम 0.4 म्यू, फॉल्स कलर कंपोजिट। तो यहाँ पे पता किसका लगा रहा है? निर्वनीकरण का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी मानी जाती है? अगर आप लोग को पता है तो बताइए। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त तकनीक होगी वो आपकी फॉल्स कलर कंपोजिट हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या। यह दृश्यमान लाल, हरे, नीले रंगों के घटकों के अलावा अन्य बैंड का उपयोग करके उत्पादित बहुत स्पेक्ट्रम छवि का प्रतिनिधित्व करती है तथा ये हमें उन तरंग दैर्घ्य की कल्पना करने की अनुमति देता है जिन्हें मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि निकट अवरक्त होता है। फॉल्स कलर कंपोजिट कई अलग अलग विशेषताओं को उजागर कर सकते हैं, जैसे कि एनआईआर में स्वस्थ वनस्पति के ऊपर दिखाया गया फॉल्स कलर कंपोजिट चमकदार लाल दिखाई देता है, जो कि अपन लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वे हरे रंग की तुलना में अधिक निकट परावर्तित होते हैं। फॉल्स कलर कंपोजिट में मिश्रित वनस्पति चमकीली हरी दिखाई देती है। नंगी जमीन जो होती है वो लाल दिखाई देती है, जैसे अपन लोगों को मिट्टी वाली दिखाई देती है, उसमें कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। बर्फ़ जो होती है चमकीली नीली दिखाई देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो निर्वनीकरण है इसका पता लगाने के लिए सबसे जो उपयुक्त सुदूर संवेदन तकनीक होगी वो फॉल्स कलर कंपोजिट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक द्विचरीय सहसंबंध विधि नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी नहीं होगी? कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध विधि, आंशिक सहसंबंध विधि या फिर न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा अगणित सहसंबंध विधि। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए? तो देखिए द्विचरीय सहसंबंध विधि नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों की एक ही विधि बचती है इनमें से, आंशिक सहसंबंध विधि। बाकी की सभी द्विचरीय सहसंबंध विधि हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है, विभिन्न चरों के मध्य में पारस्परिक संबंध के अध्ययन में करने वाली जो सांख्यिकी विधि है इसको सहसंबंध विधि कहते हैं।
जब एक चर के मूल्य में वृद्धि हो या फिर कमी होने से दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि या फिर कमी हो जाती है तो दोनों के बीच में संबंध को पारस्परिक सहसंबंध बोला जाता है। ठीक है, सहसंबंध को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आप लोगों के कौन कौन से होते हैं। धनात्मक या फिर ऋणात्मक सहसंबंध, रेखीय या फिर आपका चक्र रेखीय सहसंबंध, सरल आंशिक बहुगुणी सहसंबंध। अब यहाँ पे आंशिक सहसंबंध क्या है इसके बारे में जान लीजिए। जब 2 से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है तो उनमें से केवल 2 चर के मूल्यों के पारस्परिक संबंध की ही गणना की जाती है, बाकी के चर की गणना यहाँ पर नहीं की जाती है। अन्य चर के मूल्यों के प्रभाव को स्थायी मान लिया जाता है। तो इस प्रकार के सहसंबंध को कैसा कहा जाता है, आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इससे पहले भी दिया गया है, कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, स्पीयरमैन की सहज संबंध विधि तथा न्यूनतम वर्ग विधि, इनके द्वारा अगणित सहसंबंध विधि, ये सभी कैसी हो जाएंगी, द्विचरीय सहसंबंध विधि है, जबकि जो आंशिक सहसंबंध विधि है वो द्विचरीय नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदर्शन भिन्न 1:50,000 पर बने एक मानचित्र को 2 गुना बड़ा किया जाता है। विस्तारित मानचित्र का मापक क्या होगा। 1:50 यहाँ पे बड़ा किया गया है, ठीक है। 1:50 होगा, 1:25,000 होगा, या फिर आपका 1:1,00,000 होगा, या 1:10,000 होगा। देखिए, जब अगर हम बड़ा करेंगे तो उसको डिवाइड कर देते हैं, छोटा करते हैं तो उसको इंटू कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे बड़ा किया गया है तो 1:25 हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मापनी कितनी होगी, 1:25,000 की मापनी हो जाएगी। आगे देखिए, इसकी व्याख्या तो दी छोटी सी दी गई है, वो आपको बता दी गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संपूर्ण ग्लोब के लिए गाल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है। भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर, या फिर 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर, भूमध्य रेखा के वास्तविक लंबाई की आधी, या फिर 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर बनाई जाती है। तो ये ग्लोब की बात कर रहा है। ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी देखिए जो लंबाई होती है ग्लोब पर वो होती है 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर होती है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। गाल प्रक्षेप क्या है, एक संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर होती है। इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब आप लोग जाएंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो बढ़ती है, जबकि जो देशांतर रेखा है इनके बीच का अंतराल एक समान ही रहता है। यह प्रक्षेप न तो यथाकृतित है और न ही समचेत्र है। इसमें दिशा का भी शुद्ध प्रदर्शन नहीं होता है। यह प्रक्षेप विधि के सामान्य मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन एक जीआईएस मॉडलिंग का परिणाम नहीं है। द्विप्रतिरूप, सूचक प्रतिरूप, प्रतिगमन प्रतिरूप, या फिर आपका प्रतिष्ठित प्रतिरूप होगा। कौन सा नहीं है, यहाँ पे आंसर कीजिए फटाफट से। जीआईएस मॉडलिंग का परिणाम नहीं होगा तो वो आपका प्रतिष्ठित प्रतिरूप है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। प्रतिष्ठित प्रतिरूप जीआईएस मॉडलिंग का परिणाम नहीं है। मॉडलिंग जीआईएस में एक शक्तिशाली संवेदनशील यंत्र की भांति कार्य करता है। इसमें आंकड़ों के तर्कों की क्रमिक प्रक्रिया की जाती है। इसमें एक चर से दूसरे चर में संबंध स्थापित किया जाता है। मॉडलिंग के द्वारा सामान्यीकरण, विशिष्टीकरण तथा भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी प्रकार मॉडलिंग के द्वारा जटिल संरचना वाले आंकड़ों को सरलीकृत कर प्रक्रिया के अनुरूप ढालकर किसी अवयव या फिर चर के भविष्य की प्रवृत्ति निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक चिन्ह आंकड़ों को नहीं दर्शाता है।
स्थानिक ऊंचाई, आंकड़ों की बात कर रहा है ये। तल चिन्ह, समोच्च रेखा या फिर आपका त्रिभुज स्टेशन। तो आंकड़ों को यहाँ पे कौन नहीं दर्शाता है पूछा गया है, तो वो आपका समोच्च रेखाएं हो जाएंगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समोच्च रेखाएं कौन सी होती हैं? जो समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उनको समोच्च रेखाएं कहा जाता है। चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई होगी। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, इनको समोच्च रेखाएं कहा जाता है। तल चिन्ह, तल चिन्ह द्वारा दीवार, खंभों आदि पर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है। स्थानिक ऊंचाई, मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1962 में, 1965 में, 1958 में या फिर 1960 में। तो इसका कब हुआ था आरंभ जीआईएस का? आप लोग को पता है कि आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जीआईएस का प्रारंभ हुआ था 1960 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जीआईएस का अध्ययन 1960 से प्रारंभ हुआ था। भौगोलिक सूचना प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो सभी प्रकार के डेटा का निर्माण, प्रबंध, विश्लेषण और मानचित्रण करती है। यह डेटा को मानचित्र से जोड़ता है या किसी स्थान को सभी प्रकार की वर्णनात्मक जानकारी के साथ में एकीकृत भी करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। डीबीएमएस का तात्पर्य है आंकड़ा आधारित विनिर्माण प्रणाली, आंकड़ा आधारित प्रबंधन प्रणाली, आंकड़ा आधारित प्रबोधन प्रणाली या फिर आंकड़ा आधारित मिश्रित प्रणाली। तो बताइए क्या हो जाएगा? डीबीएमएस, जो इसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन आप लोगों का सही होता है? इसका जो सही तात्पर्य हो जाएगा वो आंकड़ा आधारित प्रबंधन प्रणाली हो जाएगा। हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग याद रखना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देख लीजिए व्याख्या इसके यहाँ पे दिया गया है। डीबीएम का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें डेटाबेस आंकड़ों को अत्यधिक मात्रा में एकत्रित करना, मैनेजमेंट आंकड़ों का प्रबंधन करना, सिस्टम यानी कि आंकड़ों को प्रबंधित करने वाली प्रणाली सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। राजस्व मानचित्र की सहायता से प्राय क्या प्रदर्शित होता है? सांस्कृतिक विशेषताएं, भूमि उपयोग, नगर आकृति या फिर खनिज संसाधन। क्या होता है प्रदर्शित? बताइए आप लोग। ये बात कर रहा है राजस्व मानचित्र की, तो यहाँ पर जो प्रदर्शित होना चाहिए भूमि उपयोग होगा। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये व्याख्या दी गई है। राजस्व मानचित्र की सहायता से प्राय भूमि उपयोग को प्रदर्शित किया गया है। राजस्व मानचित्र वृहत मापनी पर बनाया जाता है। इसमें किसी ग्राम का मानचित्र, खेतों की सीमाएं, मार्ग, कुएं, जलाशय, सार्वजनिक स्थान के रूप में होने वाले भू उपयोग को दर्शाया जाता है। भू राजस्व एवं कर वसूली के लिए इस प्रकार के मानचित्रों का निर्माण सरकार के द्वारा कराया जाता है। यह नगर नियोजन एवं भू नियोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग भी अपने ग्राम का नक्शा देख सकते हैं, खेतों का नक्शा देख सकते हैं। आपके यहाँ का जो लेखपाल होगा उससे जाइए, बात कीजिए, वो निकाल के दे देगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नांकित में से किसने प्रथम बार फोटोग्रामेट्री शब्द का प्रयोग किया था? हॉक ने, ए मेडेन बोयर के द्वारा, एस फिंसर बोल्डर के द्वारा या फिर एफ स्टोल्ज के द्वारा। आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से कीजिए। तो जो सबसे पहले फोटोग्रामेट्री शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था ए मेडेन बोयर के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। फोटोग्रामेट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था ए मेडेन बोयर ने किया था। फोटोग्रामेट्री भौतिक वस्तुओं एवं पर्यावरण के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान एवं तकनीक है जो फोटोग्राफिक छवियों और विद्युत चुम्बकीय उज्ज्वल इमेजनरी और अन्य घटनाओं के पैटर्न के रिकॉर्ड करने, मापने और व्याख्या करने की प्रक्रिया के माध्यम से है। ठीक है,
तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ज़रूर इसमें थोड़ी सी एनर्जी कम रही थी, पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 दिन में एनर्जी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी क्वेश्चंस के आप लोग आंसर कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन देखे हैं आप लोगों ने उन सभी के आंसर आप लोग कीजिएगा, और इसको 1 से 2 बार दीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला सेशन। जीआईएस अगर आप लोग यहाँ से कर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आप लोगों के जीआईएस के ही कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन हैं, उनको आप लोग कर जाएंगे तो आपकी कंप्लीट जीआईएस यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।